हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल ट्रुथ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे, सुनेंगे एक रूसी लेखक की कहानी जो बहुत ही भावुक कहानी है। आप भी सुनिए। यह जो कहानी है एक बच्चे की है। उसके मन में क्या भाव हैं, बाद में क्या बचते हैं, उसके बारे में है। इसका नाम है पराये घोंसले में। आइए देखते हैं। घंटा 2 या बल्कि 3 सेकंड में ही एक बार जोर से और बिल्कुल अस्पष्टतः बज रहा था। लेकिन यह छुट्टी का मुनादी घंटा नहीं था। यह तो एक प्रिय नाद था जो लय मंद लय में गुंजायमान हो रहा था। सहसा मुझे लगा कि यह तो जाना पहचाना नाद है कि संत निकोलस के गिरजे में घंटा बज रहा है। मास्को का यह पुराना लाल गिरजा हमारे बोर्डिंग स्कूल के सामने ही था। जार एलेक्सेई मिखाइलविच ने इसे बनवाया था। बेलबूटेदार, बहुत सारे गुम्बदों और स्तंभों वाला गिरजा। मुझे यह भी ख्याल आया कि अभी अभी ईस्टर सप्ताह बीता है और अब स्कूल के बगीचे में पतले पतले भोज वृक्षों पर नई नई निकली हरी हरी पत्तियां कंपायमान हो रही होंगी। ऐसा ही दिन था तब। हमारी कक्षा में ढलती दोपहरी की तिरछी धूप पड़ रही थी। कक्षा में बाईं ओर वाले छोटे से कमरे में, जहाँ साल भर पहले तुषार ने मुझे काउंटों और सीनेटरों के बच्चों से अलग ले जाकर रखा था, एक मेहमान बैठी थी। हाँ, मैं किसी ऊंचे घराने का नहीं था, तो भी मेरे पास एक महिला आई थी। जब मैं तुषार के यहाँ रह रहा था, पहली बार मुझसे मिलने कोई आया था। जैसे ही वह अंदर आई थी, मैं उन्हें पहचान गया था। यह मेरी माँ थी। हालांकि उस दिन से जब गांव के गिरजे में उन्होंने मुझे यूखारिस्त दिलाया था और गुम्बद के नीचे एक कबूतर उड़ा था, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। हम दोनों अकेले बैठे थे और मैं उन्हें आंखें चुराकर अजीब तरह से घूर रहा था। बाद में कई वर्ष पश्चात मुझे पता चला था कि तब वह अपनी मर्जी से जिन लोगों के संरक्षण में उन्हें रखा गया था, उनसे चोरी चोरी ही मास्को आई थी। हालांकि उनके पास पैसे भी बहुत थोड़े थे, तो भी वह मात्र मुझे देख पाने को ही आई थी वहाँ। यह भी एक अजीब बात थी कि अंदर आकर तुषार से बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा कि वह मेरी माँ है। वह मेरे पास बैठी थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वह इतना कम बोलती हैं। वह अपने साथ एक गठरी लाई थी। उन्होंने गठरी खोली, उसमें 6 माल्टे थे, कुछ प्रियानिक और 2 मामूली फ्रेंच बंद। मुझे उनका फ्रेंच बंद लाना अच्छा न लगा और मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा कि हमें यहाँ भोजन बहुत अच्छा मिलता है और हमें रोज़ाना चाय के साथ फ्रेंच बंद मिलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो अपने भोलेपन में सोच रही थी कि शायद उन्हें वहाँ स्कूल में खाना अच्छा न मिलता हो। बुरा न मानना मेरे बच्चे। जी, वह अंतनीना तुषार की पत्नी को भी बुरा लगेगा और साथ ही भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो नहीं लोगे क्या? ले लो, खा लो। अच्छा, रहने दो। उनकी सौगात को मैंने हाथ तक न लगाया। माल्टे
और प्रयाणिक मेरे सामने मेज़ पर रखे थे और मैं आंखें झुकाए पर बड़े आत्मगौरव की भावना के साथ बैठा हुआ था। कौन जाने, हो सकता है मेरा तब यह छिपाने का बिल्कुल भी मन ना रहा हो कि उनके यूँ मिलने आने से मैं दूसरे लड़कों के सामने शर्मिंदा हूँ, या कम से कम उन्हें यह जताना चाहता था ताकि समझ जाएं कि देखिए, आपके कारण मेरा अपमान हो रहा है और आप स्वयं भी यह नहीं समझती हैं। ओह! मैं उन दिनों तुषार के पीछे वृक्ष उठाए चलता था, उसके कोट की धूल झाड़ता था। मैं यह भी कल्पना कर रहा था कि माँ के जाते ही मुझे लड़कों से कैसी-कैसी बातें सुननी होंगी और हो सकता है स्वयं तुषार भी मेरी खिल्ली उड़ाएँ। सो मेरे मन में माँ के लिए रत्ती भर भी सद्भावना न थी। कनखियों से मैं उनका पुराना सा गाढ़े रंग का लिबास देख रहा था। उनके हाथ कैसे खुरदरे थे, मज़दूरों जैसे, और जूतियाँ तो बिल्कुल ही घटिया थीं। चेहरा दुबला पड़ गया था, माथे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। हाँ, यह सच है कि बाद में माँ के चले जाने पर शाम को अंतनीना ने कहा, आपकी मम्मा अवश्य ही कभी दिखने में अच्छी खासी रही होंगी। ऐसे भी हम बैठे हुए थे और सहसा नौकरानी ट्रे लेकर अंदर आई। ट्रे पर कॉफ़ी का कप रखा हुआ था। दोपहर के खाने के बाद का समय था और इस समय तुषार दंपति सदा अपनी बैठक में कॉफ़ी पिया करते थे। परंतु माँ ने धन्यवाद कहा और कॉफ़ी नहीं ली। बाद में मुझे पता चला कि उन दिनों वह कॉफ़ी बिल्कुल ही नहीं पीती थी, क्योंकि उससे उनका जी घबराने लगता था। बात यह थी कि तुषार और उनकी पत्नी मन ही मन प्रत्यक्षतः यह सोच रहे थे कि माँ को मुझसे मिलने की अनुमति देकर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। अतः माँ के लिए कॉफ़ी का कप भेजना तो उनकी मानवीयता का पराक्रम ही था, जो उनकी सभ्यता और यूरोपीय चाल चलन के लिए अत्यंत मान की बात थी। और माँ ने मानो जानबूझकर कॉफ़ी से इनकार कर दिया था। मुझे तुषार के पास बुलाया गया और उसने यह आज्ञा दी कि मैं अपनी सभी कॉपियाँ और पुस्तकें ले जाकर माँ को दिखाऊं, ताकि वह देख लें कि आपने मेरे स्कूल में कितना ज्ञान पाया है। तभी अंतनीना ने होठ सिकोड़कर और मुंह बनाते हुए उपहास के स्वर में कहा, लगता है आपकी मम्मा को हमारी कॉफ़ी पसंद नहीं है। मैंने कॉपियाँ उठाईं और माँ को दिखाने ले चला। कक्षा में काउंटों और सीनेटरों के बच्चे झुंड बनाए खड़े थे और चोरी चोरी मेरे कमरे में झांक रहे थे। मुझे तुषार की आज्ञा का पालन करना अच्छा ही लगा। मैं एक एक करके कॉपियाँ खोलने और बताने लगा, यह देखिए, यह फ्रांसीसी व्याकरण का पाठ है, यह इमला हमने लिखी है, यह रहे क्रियाओं के रूप, यह भूगोल की कॉपी है, यूरोप के प्रमुख नगरों और संसार के सभी भागों का वर्णन इत्यादि। आधे घंटे तक मैं एक सुरी धीमी आवाज़ में बताता गया और सारा समय बड़े शिष्ट बालक की भांति आंखें झुकाए रहा। मैं जानता था कि माँ की समझ में यह सब नहीं आता है। हो सकता है कि उन्हें पढ़ना लिखना भी ना आता हो, परंतु मुझे अपनी यही भूमिका बहुत अच्छी लग रही थी। किंतु मैं उन्हें थका न पाया, वह सुनती जा रही थी। एक बार भी मुझे टोका नहीं, बड़े ध्यान से और आदर भाव से सुनती रही। अंततः मैं स्वयं ही ऊब उठा और मैंने बोलना बंद कर दिया। हाँ, माँ की आंखों में तब उदासी थी और चेहरे पर दयनीय भाव। आखिर वह जाने को उठ खड़ी हुई। सहसा स्वयं तुषार अंदर चला आया और
भोरे दम से पूछने लगा, क्या आप अपने पुत्र की सफलता पर संतुष्ट हैं? माँ कुछ बुदबुदाने लगी और कृतज्ञता प्रकट करने लगी। अंतनीना भी आ गई। माँ उन दोनों से विनती करने लगी, अनाथ को न छोड़ना आप, इसे अनाथ ही समझिए, इसे आप अपने आश्रम में रख रहे हैं। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं और वह उन दोनों के सामने कमर तक झुक गई। वैसे ही जैसे मामूली लोग जब बड़े लोगों से कुछ मांगने आते हैं तो झुक झुक कर सलाम करते हैं। तुषार और उसकी पत्नी को उसकी आशा तक न थी। अंतनीना का दिल पिघल गया और उसने निसंदेह तभी कॉफ़ी के कप के बारे में अपना मत बदल लिया। तुषार और भी अधिक अहम मान्यता के साथ मानवीयता दर्शाते हुए बोला कि वह बच्चों में भेदभाव नहीं करता, कि यहाँ सभी उसके अपने बच्चे हैं और उनका वह पिता है। वह मेरे साथ काउंटरों पर सीनेटरों के बच्चों के समान ही बर्ताव करता है, इसकी कद्र करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। माँ झुक झुक कर सलाम करती जा रही थी, पर फिर वह सकपका गई और आखिर मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू चमके, बोली, अलविदा मेरे बच्चे, मेरे लाल। और उन्होंने मुझे चूमा। नहीं, मैंने उन्हें अपना गाल चूमने नहीं दिया। वह तो शायद बारंबार मुझे चूमना, बाहों में भरना, गले लगाना चाहती थी, पर न जाने लोगों के सामने उन्हें स्वयं ही संकोच हो उठा, या किसी और बात से मन कड़वा हो गया, या समझ गई कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। बस वह जल्दी जल्दी तुषार और उसकी पत्नी के सामने झुकी और बाहर चल दी। मैं खड़ा रहा। तुषार ने जवाब में अंतनीना ने कुछ बुदबुदाया। तुषार ने जवाब में कंधे बिचका दिए। निसंदेह इसका अर्थ था, आखिर मैं इसे नौकर यूं ही तो नहीं समझता। आज्ञा पालन करते हुए मैं माँ के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। हम बाहर निकल आए। मैं जानता था कि वे सब अब खिड़की से झांक रहे हैं। माँ गिरजे की ओर मुड़ी और 3 बार ज़मीन तक झुककर सलीब का चिन्ह बनाया। उसके होंठ काँप रहे थे। घंटे का नाद गूंज रहा था। वह मेरी ओर मुड़ी। उनसे रहा न गया। दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दिए और रो पड़ी। माँ, बस करिए ना, शर्म आती है। वे सब खिड़की से देख रहे हैं। उन्होंने झटके से सिर उठाया और जल्दी जल्दी बोलने लगी, हे भगवान, भगवान तेरी रक्षा करें। हे देवदूत, हे माता मरियम, ईसा के प्यारे संत निकोलस, रक्षा करो। हे भगवान, हे भगवान। वह जल्दी जल्दी बोलती जा रही थी और मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सलीब के निशान बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे लाल, मेरे लाडले, ठहर तो, मेरी आँख के तारे। उन्होंने जल्दी से जेब में डाला। उन्होंने जल्दी से जेब में हाथ डाला और रुमाल निकाला। नीला सा चौखानेदार रुमाल था और उसे सिर पर कसकर गांठ बंधी हुई थी और उसे सिर पर कसकर उन्होंने जल्दी से जेब में हाथ डाला और रुमाल निकाला। नीला सा चौकोर। उन्होंने जल्दी से जेब में हाथ डाला और रुमाल निकाला। नीला सा चौखानेदार रुमाल था और उसे कसकर बांध रखी थी। उन्होंने जल्दी से जेब में हाथ डाला और रुमाल निकाला।
नीला सा चौकोर रुमाल था। वह सिर पर बंधा हुआ था। पहले उसमें एक गांठ बंधी हुई थी। वह गांठ खोलने लगी पर गांठ थी कि कुलती न थी। अच्छा, लो रुमाल समेत ही रख लो, साफ है, काम आएगा। क्षमा करना बेटा, ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं मेरे लाल। मैंने रुमाल ले लिया। कहना चाहता था कि हमें श्रीमान तुषार और अनंतनीना ने सब कुछ दिया है और हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर अपने को रोक लिया और रुमाल रख लिया। आखिर वह चली गई। मेरे लौटने से पहले ही काउंटों और सीनेटरों के बच्चे सारे माल्टे और पियानक खा गए थे। 20-20 कोपे 20-20 कोपेक के 4 सिक्के लम्बेर्त ने तुरंत मुझसे छीन लिए। इन पैसों से लड़कों ने पेस्ट्रियाँ और चॉकलेट खरीदे, मुझे दिए तक नहीं। पूरे 6 महीने बीत गए। अक्टूबर का महीना आया। तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगीं। दिन दिन भर पानी बरसता रहता। मैं माँ को बिल्कुल भूल ही चुका था। ओह, तब मेरे हृदय में घृणा घर कर चुकी थी। मुझे सबसे घृणा थी, घोर घृणा। मैं अभी भी तुषार के कपड़ों पर ब्रुश करता था, पर रोम रोम से उससे घृणा करता था और मेरी यह घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन उदासी से भरी संध्या के झुरमुटे में मैं अपने बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। सहसा मुझे एक कोने में वह सादा सा नीला रुमाल दिखा। मैंने जैसे उसे बक्से में डाल दिया था वैसे ही वह पड़ा हुआ था। मैंने उसे निकाला और कुछ कौतूहल के साथ देखने लगा। रुमाल के सिर पर अभी तक गांठ का निशान बना हुआ था। सिक्कों का गोल छाप तक साफ नजर आ रहा था। मैंने रुमाल वापस रख दिया और बक्सा नीचे खिसका दिया। यह त्योहार से पहले दिन की बात थी। तभी गिरजे में जगराते की पूजा का घंटा बजा। सभी लड़के दोपहर के खाने के बाद ही अपने अपने घर जा चुके थे। इस बार अकेला लम्बेर्त ही स्कूल में रह गया था। न जाने क्यों उसे लिवाने कोई नहीं आता था। वह भी मुझे पहले की तरह पीटता था, पर अब बहुत कुछ मुझे बताने लगा था और उसे मेरी ज़रूरत थी। हम सारी शाम लेपाज की पिस्तौलों की बातें किया करते थे, जो हम दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं देखी। तलवारों की बातें कि क्या धार होती है तलवार। अगर अपना एक 10 गिरोह बना लिया जाए तो कितना अच्छा रहे। 10 बजे तक हम सोने को लेटे और सिर तक कंबल ओढ़ा और सिरहाने तले से नीला रुमाल निकाल लिया। घंटे भर पहले मैं न जाने क्यों उसे बक्से से निकाल लाया था और जब हमने बिस्तर लगाए तो उसे सिरहाने तले रख दिया था। मैंने रुमाल अपने मुंह से लगा लिया और सहसा उसे चूमने लगा। माँ, माँ, मैं बुदबुदाता रहा। माँ को याद करके मेरा कलेजा मरा जा रहा था। आंखें मूंदता तो मुझे उसका चेहरा नजर आता और कांपते होठ। जब वह गिरजी के सामने सलीब के निशान बना रही थी और फिर मुझ पर, और मैं कह रहा था शर्म आती है, देख रहे हैं सब। माँ, प्यारी माँ, जीवन में एक बार तो तुम मेरे पास आई थी और अब कहाँ हो तुम मेरी माँ। तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती है जिससे मिलने तुम आई थी। अब एक बार मुझे दिख जाओ, सपने में ही आ जाओ, बस एक बार, और मैं तुम्हें कह दूँ कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे गले लग जाऊँ, तुम्हारी नीली आंखें चूम लूँ, तुम्हें
कह लूँ कि अब मुझे तुमसे बिल्कुल शर्म नहीं लगती कि मैं अब तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तब भी तुम्हें प्यार करता था। मेरे दिल में तब कैसा दर्द हो रहा था, बस मैं चाकर सा बना बैठा हुआ था। माँ, तुम कभी न जान पाओगी कि मुझे तुमसे कितना प्यार था। माँ, मेरी माँ, कहाँ हो तुम? तुम सुन रही हो ना मेरी आवाज़? माँ, याद है ना वह कबूतर गाँव में